गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब जो हम लोग चैप्टर लेके चल रहे थे कल से, हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी बेटा जेनेटिक्स। ठीक है। और जेनेटिक्स के अंदर जो लास्ट टाइम हमने देखा, जेनेटिक्स की डेफिनेशन, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है, बैटसन कौन था जिसने टर्म दी थी जेनेटिक्स की, और एक्चुअल में कहाँ चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने देखा था कि जो जेनेटिक्स है वो लोगों को कब समझ में आने लगी कि हाँ ऐसा कुछ होता है। लोग ये तो समझ चुके थे कि हाँ मतलब क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन आती है, और कहीं ना कहीं एक जो जो जीन वगैरह है, जो फैक्टर है कोई ना कोई जो पास होता है हमसे, मतलब हमारे ऑप्शन के अंदर और हमारे पेरेंट्स से हम हमारे अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें लोगों को पहले पता लगने लग गई थी। उसके बाद कई सारी थ्योरीज आई थी। थ्योरीज को एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ बेटा। वेपर फ्लूइड थ्योरी ये कहती थी कि मदर के अंदर जो एग होता है उसके अंदर हर बॉडी पार्ट से वेपर आता है जो कि नए ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है। पेनजेनेसिस थ्योरी ये कहती है कि हिपोक्रेट्स ने कहा था कि कोई मटेरियल आता है, ठीक है ना, हर एक ऑर्गन से जो बनाता है। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो हमारा सीमन होता है वो एक प्यूरिफाइड ब्लड होता है। ठीक है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि एग में पहले से ही मेल और फीमेल होते हैं, और मेल और फीमेल दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफस्प्रिंग बनने के लिए। एविन लीवन हुक ने ये कहा था कि बेटा जो स्पर्म होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, उनको एक नाम दे देता है एनिमल्क्यूल्स। ठीक है। उसके बाद होमनक्यूलस ने ये कहा था कि जो स्पर्म होता है उसकी टिप के ऊपर एक मैन या वुमेन जो होती है वो पहले से ही प्रेजेंट होती है, और जो फीमेल के अंदर जाती है और फिर बेबी होता है। ठीक है। एपिजेनेसिस ने ये कहा था कि एपिजेनेसिस ने इन सबको डिस्प्रूव कर दिया था, और ये बोला था कि जो गैमीट्स है बेटा वो बनते हैं और वही ऑर्गेनिज्म आगे बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद एपिजेनेसिस किसने दी थी बेटा? KF वुल्फ ने। ये भी चीज ध्यान रखनी है। पार्टिकुलेट थ्योरी ये कहती है बेटा कि अगर मेल डोमिनेंट है तो प्रोडक्शन मेल की होगी, और अगर फीमेल डोमिनेंट है तो प्रोडक्शन बेबी गर्ल की होगी। ठीक है। लेमार्क ने ये कहा था बेटा कि हर एक ऑर्गेनिज्म से जो कैरेक्टर होते हैं बेटा वो पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन आए थे। चार्ल्स डार्विन ने ये कहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से हर एक माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल, उसके ऑर्गन से हर एक माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स आते हैं जो कि स्पर्म के अंदर और एग के अंदर मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद वेस्टमैनन आया था। इन्होंने क्या कहते थे, जम प्लाज्म थ्योरी दी थी कि दो तरीके की सेल होती है, एक गैमेटिक सेल्स और एक सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स में वेरिएशन होती है तो वो पास नहीं होती, और गैमेटिक सेल्स में वेरिएशन होती है तो वो पास होती है। ठीक है बेटा, ये थ्योरी आई थी। और कुछ एक साइंटिस्ट के बारे में देखा था। मुलर क्या था? मुलर ने बेसिकली रेडिएशन के ऊपर काम किया था। मॉर्गन वर्क ऑन लिंकेज एंड गैरोड वर्क ऑन फिनाइल कीटोन यूरिया और ऑन ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, हिस्ट्री देखी थी मेंडल से रिलेटेड, मेंडल से पहले पहले की। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा जेनेटिक्स के फादर। आज जो हमारा पूरा लेक्चर रहेगा वो जेनेटिक्स के फादर मेंडल के लिए रहेगा। तो बेटा ये जो आपके सामने जो पिक्चर है ये कौन है बेटा? जॉर्ज मेंडल। ठीक है ना। बेसिकली बेटा ये देखो आप लोग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, एक प्रीस्ट थे। ठीक है ना, ये क्या थे? एक प्रीस्ट थे बेटा। जो जॉर्ज मेंडल है उसको सबसे सबसे कामयाबी और सबसे अनलकी साइंटिस्ट भी माना जाता है जेनेटिक्स के अंदर, क्योंकि देखो इसकी जो रिसर्च थी वो उसके टाइम के बहुत ज्यादा आगे थी। लेकिन बेटा इसकी जो रिसर्च थी वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये था उस टाइम पे इसकी जो रिसर्च थी बेटा वो नोटिस नहीं की गई थी। ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। 1822 में इसका इसका जन्म हुआ था बेटा, बर्थ हुई थी इसकी 1822 में। और ये कहाँ पे हुई थी बेटा? ये हुई थी बेटा जर्मनी के अंदर। ठीक है ना, जर्मनी के अंदर इसकी जो बर्थ है वो हुई थी। हम लोग फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है ना, जो बर्थ है वो 1822 में इसकी बर्थ हुई थी। ठीक है ना, और कहाँ हुई थी बेटा? जर्मनी के अंदर। ये क्या थे बेटा? एक प्रीस्ट थे। इनके फादर क्या थे बेटा? एक पीजेंट थे, किसान थे। और इनके दादाजी भी बेटा क्या थे? एक गार्डनर थे। इनकी इनिशियल जो स्टडी हुई थी बेटा वो वहीं के जो चर्च थी उन्हीं के प्रीस्ट के थ्रू हुई थी। ठीक है।
और बाद में इन्हें काफ़ी जगह जाने का मौका भी मिला था, लेकिन बेटा फाइनेंस कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो इसलिए वहीं पे ही जो उनकी जो चर्च होती है, मोनेस्ट्री जो होती है, वहीं पे ही इसको रख लिया गया था। किसके लिए? एक इसको जगह दी गई थी, जैसे हमारे यहाँ पे फील्ड दे देते हैं ना, जैसे कोई भी, तो इसको एक फील्ड दी गई थी। इसको फील्ड दी गई थी वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, जिसमें जो बड़े बड़े प्रीस्ट थे उनके लिए ये क्या करता था बेटा, यहाँ पे सब्जियां उगाता था। ठीक है ना, बड़े बड़े प्रीस्टों के लिए ये क्या करता था बेटा, वहां पे सब्जियां उगाता था। ठीक है, उनको खाना बना के देता था, इस तरीके का काम ये करता था। फिर कुछ दिनों बाद बेटा ये क्या बन गया था, वहां पे 1947 के अराउंड 1847 के अराउंड बेटा ये वहां का प्रिस्ट बन गया था। और 1951 के अराउंड इसको वियना में जाने का मौका मिला था हायर स्टडी के लिए। ठीक है ना, वियना में ये गया था हायर स्टडी के लिए। ठीक है, 1851 के अराउंड, और 53 तक ये वहीं पे रहा। ठीक है, 53 तक ये वहीं पे रहा, और उसके बाद ये 53 के बाद यहाँ पे आता है, और 85 के अराउंड इसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, स्कूल में टीचिंग के लिए। 55 के अराउंड 1855 के अराउंड इसने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, ठीक है, जो कि नेचुरल स्टडीज के लिए पढ़ाता था। ठीक है, 1856 में बेटा इसने अपना जो वर्क था जेनेटिक्स से रिलेटेड वो किया था। बेटा इसने ये जो वियना से जो ये करके आया, उसमें इसने मैथमेटिक्स सीखा, फिजिक्स सीखी, केमिस्ट्री की नॉलेज ली, फिजिक्स की नॉलेज ली। ठीक है, केमिस्ट्री की नॉलेज ली, मैथ की नॉलेज ली। बेटा इसको स्टैट्स करना काफ़ी अच्छा लगा था, स्टैटिक्स में इसके अच्छी पकड़ थी। ठीक है, स्टैट्स की इसको अच्छी नॉलेज थी, मैथमेटिक्स की इसको अच्छी नॉलेज थी। 1856 से 1866 तक बेटा इसका वर्क हुआ था। 1863 में इसको बेटा वर्क पूरा हो गया था, और 1866 में बेटा इसने अपने रिजल्ट का पब्लिकेशन किया था, और 1884 में बेटा इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके की समरी थी बेटा किसकी, जॉर्ज मेंडल की। अब ये क्यों लकी था, क्यों अनलकी था, इस सब को हम लोग आगे जो हमारी स्लाइड्स आएंगे, आगे जो हमारा प्रेजेंटेशन आएगी, हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक सिर्फ ये ध्यान रखना कहाँ पे बर्थ हुई थी बेटा, जर्मनी के अंदर। ठीक है, पढ़ाई करने कहाँ गया था, ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना। ठीक है, और वहां वियना में इसने काफी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, इसकी काफी नॉलेज ली, बायोलॉजी काफी नॉलेज ली। ठीक है, और बेटा किससे बिलोंग करता था, ये एक प्रिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इसका वर्क कब शुरू हुआ था बेटा, 1856 से लेके 1856 से लेके बेटा 1866 तक चला था। 1863 में इसके रिजल्ट आ चुके थे, और 1866 में इसने पब्लिकेशन की थी। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखने बेटा। उसके बाद बेटा जो मेंडल का वर्क है वो किस पेपर में पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ बेटा, इसका जो वर्क है इसको पब्लिश करने वाली एक सोसाइटी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। ठीक है, इन्होंने इसके वर्क को पब्लिश किया था, और बेटा इसके पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बेटा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, और ये कब आया था बेटा, 1866 के अंदर आया था। ठीक है बेटा, और ये इसका पेपर बेटा कब तक अननोटिस्ड रहा, 1900 तक अननोटिस्ड रहा था। इसके बाद बेटा 3 साइंटिस्ट आए थे, उन तीनों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उन तीनों के बारे में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 साइंटिस्ट आए थे, 1900 तक इसका वर्क जो है वो अननोटिस्ड रहा था। उसके बाद इसके वर्क को पब्लिकेशन मिली थी। ठीक है, इसके वर्क को लोगों ने देखा था, फाइंड किया था। ठीक है, जो बेटा इसकी फाइंडिंग्स थी, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। और बेटा इसने जो पहले जितने भी आपके जो ये थे पार्टिकुलेट थ्योरी थी, सीमन थ्योरी थी, जितनी भी आपकी ब्लेंडिंग थ्योरी थी, वो सब क्या कर दी थी बेटा, इसने डिसमिस कर दी थी। उसके बाद बेटा मेंडल को जो पी प्लांट था बेटा, जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था बेटा, उसके क्या फायदे हुए थे, मेंडल को उसके क्या फायदे हुए थे। मेंडल को बेटा पी प्लांट के क्या क्या फायदे हुए थे। एक तो बेटा प्योर वैरायटी अवेलेबल थी, मतलब कि जैसे मान लो कैपिटल टी कैप, अगर इस सेंस में कहूं तो प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ, मतलब इस तरीके से थे, कोई भी हाइब्रिड नहीं था। ठीक है, दूसरा केस है पी प्लांट आर
इजिली कल्टिवेटेड, जो उसका बेटा कल्टीवेशन था, एक तो इजिली बेटा मतलब वो अपने जो कैरेक्टर था बेटा वो इजिली शो कर रहा था उसको, ठीक है, इजिली कल्टीवेशन हो रही थी, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती उसको ग्रो करने में, क्योंकि बेटा जो उस एनवायरमेंट थी, जो उस टाइम का क्लाइमेट था उसके अकॉर्डिंग था। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स आर ओनली फ्यू मंथ्स, बेटा जो पी प्लांट होता है वो एनुअल प्लांट होता है और कुछ टाइम पे ही हमें रिजल्ट दे देता है। ऐसा नहीं कि प्लांट को ग्रो करने में 3-4 साल लग गए, फिर अगर मान लो हमें 2-3 जनरेशन तो उसके रिजल्ट चेक करने हैं तो हमें काफी टाइम लगना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं था बेटा। फोर्थ पॉइंट बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर ऑब्जर्व। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर ऑब्जर्व का मतलब होता है बेटा कि अगर मान लो एक कैपिटल टी, मतलब एक मान लो आपका टोल प्लांट है तो वहीं पे ही आपका एक ड्वार्फ प्लांट भी होता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रास्टिंग जो है आपस में कोई ऐसा नहीं था कि हाइब्रिड वगैरह शो कर रहा हो, ठीक है, एक का उल्टा हमेशा प्रेजेंट था, ठीक है। फ्लावर आर बाइसेक्सुअली एंड नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटरी, जो बेटा फ्लावर था उसका वो बाइसेक्सुअल था, मतलब दोनों सेक्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, मेल भी और फीमेल भी। दूसरी बात कि सेल्फ पोलिनेटेड वो कर सकता था, मतलब सेल्फ पोलिनेशन बेटा उसके अंदर होती थी। और बेटा उस फ्लावर को हम लोग क्रॉस पोलिनेशन भी हमारे थ्रू इजिली करवाया जा सकता था, अभी बताऊंगा आगे कैसे। और बेटा जो हाइब्रिड्स थे, जो हमने मतलब उसको जब उसको कराया, मतलब क्रॉस पोलिनेशन के लिए उसको बनाया उस फ्लावर को, तो भी बेटा वो फर्टाइल रहता था, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक थी बेटा किसकी, पी प्लांट की। पहला कि इजिली अवेलेबल था, ठीक है ना। दूसरा कल्टीवेटर इजिली हो सकता था, उस टाइम पे एनवायरमेंट इतना अच्छा था। तीसरा पॉइंट कि कुछ ही मंथ में उसके रिजल्ट आ जाते थे, पूरा पेरिनियल प्लांट नहीं था, एनुअल प्लांट था। फोर्थ पॉइंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑब्जर्व थे बेटा, मतलब कि एक उस मतलब कि एक टोल है तो दूसरा ड्वार्फ है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से आपके दो कैरेक्टर, एक तो मतलब उसका अपोजिट कैरेक्टर हमेशा प्रेजेंट रहता था, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल थे और सेल्फ पोलिनेटेड भी थे, और हम लोग उसको क्रॉस पोलिनेशन भी इजिली करवा सकते थे, और क्रॉस पोलिनेशन करवाते तो उसके बाद भी वो बेटा फर्टाइल रहता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बेटा अभी तक हमने डिस्कस करी है, ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने देख ली है, ठीक है ना। पी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक की पी प्लांट क्यों बढ़ जाता है। इसके बाद बेटा इमैस्कुलेशन जो मेंडल ने किया क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका था बेटा कि जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी वेरिएशन आती है, मतलब दो अलग अलग अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की मेटिंग करवाते हैं तो क्या है आपकी वेरिएशंस आती है, ठीक है। उसीलिए उसने क्या किया बेटा, मेंडल ने क्या किया बेटा कि जो आपका जो प्लांट जो फ्लावर था, इसमें मान लो कार्पल है, ठीक है ना, एक फीमेल पार्ट है एक मेल पार्ट है, एंथर, ठीक, इसको बेटा निकाल दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। और बेटा जो दूसरे के जो पोलन ग्रेन थे बेटा उसको कलेक्ट करके इस फ्लावर की फीमेल के पास, इस फ्लावर की फीमेल के ऊपर यहाँ पे डाल दी, ठीक है ना, स्टिग्मा के ऊपर बेटा डाल दी, ठीक है। ये फ्लावर एक ए है, ये फ्लावर अलग है, ठीक है ना। इसके पोलन ग्रेन लिए और इसकी स्टिग्मा के ऊपर डाल दी, क्योंकि इसकी जो स्टेमन थी बेटा, इसका जो एंथर था वो हमने इमैस्कुलेशन के थ्रू बेटा कट कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेटा क्या, इमैस्कुलेशन। और उसके बाद इमैस्कुलेशन करने के बाद भी पी प्लांट जो है बेटा फर्टाइल था, और इसलिए बेटा ये भी इसकी एक वो थी। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे। बेटा इसके कैरेक्टर्स प्लस इसके क्रोमोसोम नंबर भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना बेटा। इसने क्या किया था, सीड कलर को क्या किया था बेटा, इसने सीड कलर जो था वो दो तरीके का था बेटा, एक येलो, ठीक है, और एक ग्रीन, ठीक है ना, येलो और ग्रीन। अब बेटा इस येलो और ग्रीन के अंदर ये जो येलो और ग्रीन था बेटा, ये आपके कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट था बेटा, ये आपके कौन से क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट था बेटा, ये आपका प्रेजेंट था बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 पे। एक बार दोबारा सुन लो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नंबर में आपकी पूछ ली जाती है कि जो आपका
जो आपका जो आपका अ, जो आपका सीड कलर होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे था बेटा? क्रोमोसोम नंबर 1 पे था। ठीक है, उसके बाद फ्लावर कलर बेटा कौन से? फ्लावर कलर डोमिनेंट पर्पल और रिसेसिव व्हाइट कौन से क्रोमोसोम पे नंबर पे बेटा? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ठीक है ना, तो दो हमारे किस पे प्रेजेंट है बेटा? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। कौन कौन से? सीड कलर और फ्लावर कलर। उसके बाद बेटा बात करता हूं पोड शेप। पोड शेप इन्फ्लेटेड, ठीक है ना, मटर की देखी होगी ना आपने, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। डोमिनेंट कौन से बेटा? इन्फ्लेटेड। और कौन से क्रोमोसोम पे नंबर पे बेटा? 4। फ्लावर की पोजीशन बेटा एक्सियल है, साइड में है, या फिर टर्मिनल पॉइंट पे है। ठीक है ना, डोमिनेंट कौन से बेटा? एक्सियल। क्रोमोसोम नंबर बेटा 4। उसके बाद बेटा हाइट, स्टेम हाइट कैसी है बेटा? टोल है या ड्वार्फ है? ड्वार्फ है या टोल है? और क्रोमोसोम नंबर कौन सा है बेटा? 4। ठीक है, तो स्टेम हाइट भी कहां पे थी बेटा? 4 नंबर क्रोमोसोम पे। ठीक है, पोड कलर कहां पे प्रेजेंट? पोड कलर जो है बेटा वो किस किस तरीके का है बेटा? येलो और ग्रीन। ठीक है, डोमिनेंट कैसा? येलो। और क्रोमोसोम नंबर बेटा कौन सा? 5th। उसके बाद बेटा लास्ट जो बचता है सीड शेप। सीड शेप कैसी थी बेटा? राउंड और रिंकल्ड। राउंड और रिंकल्ड। कौन से क्रोमोसोम पे बेटा? क्रोमोसोम नंबर 7। अब इसमें बेटा आपको नाम ध्यान कर रखना है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 पे कौन सा कैरेक्टर बेटा? सीड शेप। सीड शेप किस किस के होती है बेटा? राउंड और रिंकल्ड। 5th नंबर पे फिफ्थ क्रोमोसोम पे कौन सा होता है बेटा? 5th क्रोमोसोम पे होता है सर पोड कलर। पोड कलर कैसा होता है बेटा? येलो और ग्रीन। ठीक है ना, 4th नंबर पे कौन कौन से बेटा? 4th नंबर पे सर 3 कैरेक्टर प्रेजेंट है। कौन कौन से बेटा? एक तो हाइट, ठीक है ना, टोल है या ड्वार्फ है। दूसरा फ्लावर पोजीशन, कौन कौन सी? एक्सियल है या टर्मिनल है। और तीसरा हमारा क्या आता है बेटा? पोड शेप कैसी? इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रक्टेड है। 5th आपका फर्स्ट क्रोमोसोम पे कौन सा आता है बेटा? सीड कलर। दो कैरेक्टर आते हैं, एक सीड कलर कैसा बेटा? येलो या ग्रीन। सीड कलर येलो या ग्रीन। फ्लावर कलर पर्पल या व्हाइट। ठीक है ना बेटा, इस साइड वाले आपके सारे डोमिनेंट है बेटा, ये सारे डोमिनेंट है। और जो इस साइड वाले बेटा वो सारे आपके रिसेसिव है। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से बेटा 7 कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा बात करते हैं कि रीजन क्या थे आपके मेंडल के सक्सेस के। पहला रीजन था बेटा कि उसने जो सिलेक्ट किया वो काफी सही चीज सिलेक्ट कर ली उसने। ठीक है ना, काफी उसकी जो सिलेक्शन थी वो बेटा काफी परफेक्ट थी। दूसरा बेटा उसने एक टाइम पे खाली बेटा एक कैरेक्टर जो है बेटा वो स्टडी किए। तीसरा बेटा जो उसका एनालिसिस था, जो रिकॉर्ड था बेटा, वो आपका उसने हमेशा जो है बेटा वो रिकॉर्ड हर टाइम, हर एक ऑफस्प्रिंग का, हर एक लेवल पे जो आपका आ रही थी उसका बेटा वो रिकॉर्ड रख रहा था। फोर्थ बेटा उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था बेटा। इससे पहले कई जो साइंटिस्ट आए बेटा उन्होंने क्या किया था? एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे। इसने क्या किया बेटा? एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, उसका रिकॉर्ड रखा और उसको बेटा एनालाइज किया। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा उसने F3 जनरेशन तक बेटा उसने मतलब कि कहते हैं ना पेरेंट सन, उनके भी सन, ठीक है, तो मतलब F3 जनरेशन तक इसने क्या किया बेटा? स्टडी की थी। ठीक है ना, प्रोजेनी तक स्टडी की थी। ठीक है, उसके बाद बेटा जो कैरेक्टर थे वो मोस्टली आपके अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, लिंकेज नहीं थी बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं बैड लक क्यों था, नोटिस क्यों नहीं किया गया उस टाइम पे मेंडल का काम। बेटा जो मेंडल का जो काम था ना वो उस टाइम पे जब उसने पब्लिश किया तो बेटा उस टाइम पे ना एक तो लोग मतलब स्टैटिक्स को इतना लोगों के अंडरस्टूड भी नहीं थी। दूसरा उस टाइम पे बेटा एक साइंटिस्ट थे डार्विन, ठीक है ना, और डार्विन ने उस टाइम पे बेटा काफी तहलका मचा रखा था। कैसे कि उसने ये कह दिया था कि हम लोग जो है बेटा, उसने अपनी थ्योरी दे रखी थी कि
जो हमारे जो एंसेस्टर है बेटा वो चिंपैंजी और मंकी है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके उसके लिए बेटा मतलब काफ़ी लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी बेटा कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे, कई इसके अपोजिट में थे। मतलब उस जो रिसर्च थी जब मेंडल ने 1866 में अपना पेपर पब्लिश किया था, तो उसी टाइम पे बेटा डार्विन वगैरह ये सारे साइंटिस्ट बेटा बहुत बड़े बड़े थे और इनकी पब्लिकेशन बेटा बहुत जोरों पे चल रही थी। इस वजह से बेटा उसका काम नोटिस नहीं हुआ था और उसने बेटा जिस पेपर में पब्लिश किया था वो भी इतना नहीं चलता था। दूसरा बेटा मेंडल का जो वर्क था बेटा, ठीक है ना, मेंडल का जो वर्क था बेटा वो 90 उसके मरने के बाद, डेथ कब हुई थी बेटा उसकी 1884 में, ठीक है ना, 1884 में। उसके मरने के बाद बेटा, उसके मरने के बाद 3 साइंटिस्ट आए थे बेटा, होगो डुइवरीज जो कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस कहाँ के थे बेटा, जर्मनी के, और एरिक बोन कहाँ के थे बेटा, ऑस्ट्रिया के। ये तीनों बेटा अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे और अलग अलग जगह पे मेंडल से रिलेटेड ही काम कर रहे थे। और जब ये बेटा सारे एक साथ आए ना, और जब इन्होंने देखा कि हम लोग तो सबका काम इकट्ठा ही है, तो इन्होंने मिलके जो बेटा मेंडल से नहीं हो पाया था, इन्होंने मिलके मेंडल के काम को बेटा रीडिस्कवर किया। और बेटा इनका जो रिजल्ट है, जो आपका हम लोग आगे देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉ बेटा किसने दिए थे, कार्ल कोरेंस ने दिए थे। दोनों प्रिंसिपल बेटा किसने दिए थे, कार्ल कोरेंस ने दिए थे, ठीक है ना। तो तीनों साइंटिस्ट याद रखने बेटा, ठीक है, हुगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वोन, ठीक है। सिलेक्शन इसने मतलब ये काम नोटिस क्यों नहीं हुआ था, इसके सक्सेस के क्या मेथड थे बेटा, करेक्टर कौन कौन से होते हैं, इमैस्कुलेशन क्या होती है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों स्टडी किया, मेंडल का वर्क कहाँ और कैसे सबमिट हुआ, ठीक है ना, और मेंडल की हिस्ट्री, ठीक है बेटा। आज हमने किसके बारे में बात की है बेटा, मेंडल के बारे में बात की है। आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ है बेटा समझ में आई होगी। और अगर उसके बाद बेटा कोई डाउट रह जाता है तो बेटा आप लोग कमेंट में आप लोग लिख सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।